नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं इतिहास का पाठ 9वां ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यहाँ सबसे पहले आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि ऐतिहासिक धरोहर का क्या अभिप्राय है। ऐतिहासिक धरोहर अर्थात इतिहास से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, अवशेष हैं, स्मारक हैं इत्यादि, इन सभी अमानतों का, धरोहर अर्थात अमानत, तो इन सभी प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए तथ्यों का, अमानत का, वस्तुओं का संरक्षण करना। इस संदर्भ में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि इस पाठ में क्या क्या मुख्य बातें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास के विभिन्न साधन के बारे में और उनका संरक्षण किस तरह से किया जाए इस संदर्भ में। तत्पश्चात हम पढ़ेंगे कुछ विख्यात संग्रहालयों के बारे में, विश्व में जो सुप्रसिद्ध संग्रहालय हैं उनके संदर्भ में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व के मुख्य और विशाल ग्रंथालय और अभिलेखागारों के बारे में। हम जानेंगे कि यह विभिन्न ग्रंथालय और अभिलेखागार क्या हैं, इनकी क्या उपयोगिता है और किस तरह से यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तत्पश्चात हम कोश के संदर्भ में समझेंगे कि यह कोश इतिहास के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है और यह कोश कितने तरह के होते हैं, इनसे हमें क्या लाभ होता है। तो हम आरंभ करते हैं अपना पाठ, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। यहाँ हम पाठ पढ़ते चलते हैं और समझते चलते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह पाठ यहाँ भले मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरे साथ ही आप भी इस पाठ को पढ़ने की कोशिश करिएगा ताकि बेहतर तरीके से आप समझ सकें। आज हमारे पास इतिहास के अनेक साधन और उन साधनों के आधार पर लिखे गए ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। यह सब अनेक इतिहासकारों द्वारा किए गए अथक परिश्रम का फल है। ये अत्यंत अमूल्य ऐतिहासिक धरोहरें हैं। इनका संरक्षण, संवर्धन करने और उनमें से विशिष्ट दस्तावेजों, अभिलेख जिसे कहा जाता है, ग्रंथों, पुरावस्तुओं को प्रदर्शित करने का कार्य संग्रहालय, उनसे संबंधित अभिलेखागार और ग्रंथालय करते हैं। उनके कार्यों की वैज्ञानिक जानकारी लोगों तक पहुँचे, इसके लिए उनके द्वारा शोधनात्मक कार्य, पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य साहित्य प्रकाशित किया जाता है। जिन दस्तावेजों और प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित नहीं किया जाता परंतु वे ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें अभिलेखागार में संरक्षित रखा जाता है। इन दस्तावेजों और प्राचीन वस्तुओं को अनुसंधानकर्ताओं अथवा शोधकर्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। ग्रंथालय इन ग्रंथों का संरक्षण और प्रबंधन का कार्य करते हैं। यहाँ हम समझते हैं कि किस तरह से इतिहास से अनेक वस्तुएं हमें उपलब्ध होती हैं और इतिहास से जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं यह इतिहासकारों के द्वारा किए गए परिश्रम का फल होता है, और इतिहास से जो वस्तुएं मिलती हैं उन्हीं को हम ऐतिहासिक धरोहर कहते हैं। इन वस्तुओं को अर्थात इन ऐतिहासिक धरोहरों को मात्र पा लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इन्हें संभालना, संरक्षण अर्थात संभालना, संवर्धन अर्थात इनका विकास करना, इन्हें विकसित करना, और उनमें से विशिष्ट दस्तावेजों अर्थात अभिलेख, जो महत्वपूर्ण कागजात होते हैं, उनको और ग्रंथों को, पूरा वस्तुओं को प्रदर्शित करने का कार्य संग्रहालय और उनसे संबंधित अभिलेखागार और ग्रंथालय करते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान देना है,
कि इतिहास से जो वस्तुएं हमें मिलती हैं उनका हमें, जैसे हम कह सकते हैं कि ताजमहल है या ताजमहल से संबंधित कोई जानकारी हमें मिलती है, तो हम खाली देखकर समझ करके चले आए और चीज़ों को संभाले नहीं, तो मानने की बात है कि अब तक वह वस्तु हम भी नहीं देख पाते, या अगर हमने नहीं उसे संभाला और सहेजा तो आगे आने वाली पीढ़ी भी इन ऐतिहासिक वस्तुओं के बारे में, इन ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में नहीं जान और समझ पाएगी। इसीलिए उनमें से जो विशिष्ट दस्तावेज हैं, अभिलेख हैं, अभिलेख वास्तव में क्या होता है कि देखो, जैसे कि हमने आरंभिक गुप्तकाल वगैरह में पढ़ा है कि खुदाई कार्य किए जाते थे धातुओं पर, यानी आज जिस तरह से हम सिक्के देखते हैं, सिक्के बच्चों देखना, सिक्कों पर जिस तरह से लिखा हुआ होता है 1 रुपया 2 रुपया, उस पर कुछ चिन्ह छपा होता है, भारत लिखा होता है, चिन्ह छपा होता है, तो इस तरह से पहले पत्र हुआ करते, धातुओं के ताम्रपत्र, कठोर धातु हुआ करते थे वहां पर, या फिर पत्थरों पर भी जो राजाओं महाराजाओं के द्वारा दी गई घोषणाएं हुआ करती थी, या जो उनके द्वारा दी गई सूचना हुआ करती थी, उन्हें अभिलेखित किया जाता था। अर्थात जैसे पत्थर पर हम किसी नुकीली वस्तु से लेखन कार्य करें तो लेखन छप जाया करता है। सीधा सा उदाहरण आप लोग देख सकते हो कि बर्तन पर नाम लिखा जाता है तो वह मशीन से लिखा जाता है, जो नुकीली वस्तु होती है। हालांकि ऐतिहासिक काल में, अर्थात यह बर्तन में नाम लिखने का जो विधा है, जो तरीका है, यह तो आधुनिक काल की है, लेकिन आरंभिक काल में इस तरह से नहीं होता था। तो लेखन कार्य के लिए किसी नुकीली धातु का या नुकीली वस्तु का इस्तेमाल किया जाता था और उकेरा जाता था। तो यह जो लेखन कार्य है, जो उकेरने की प्रक्रिया है, यही अभिलेख कही जाती है। और तो इस तरह से जो विशिष्ट दस्तावेज है, हालांकि हमारे लिए भले ही इसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन जो इतिहासकार होते हैं, जो विभिन्न समय के बारे में जानकारियां हम हासिल करते हैं, वह इतिहासकारों के द्वारा हासिल करते हैं। और यह इतिहासकार, पुरातत्व विभाग जो है, इन्हीं अभिलेखों के द्वारा और जो ऐतिहासिक अवशेष, वस्तुएं इत्यादि मिलती हैं, उनके द्वारा तत्कालीन समाज के बारे में जानकारी बताते हैं, जिसका हमें ज्ञान मिलता है। और वह उस ज्ञान के प्रयोग से हम तत्कालीन परिस्थितियों को, सामाजिक राजनीतिक अवस्थाओं को, उनके विकास को समझ पाते हैं। तो इन अभिलेखों को भी इसीलिए संभाल के रखना जरूरी हो जाता है। फिर ग्रंथों और पुरावस्तुओं को, जो वहाँ उस समय की प्राचीनतम वस्तुएं हैं, उन्हें प्रदर्शित करने का कार्य संग्रहालय और उनसे संबंधित अभिलेखागार और ग्रंथालय करते हैं। ग्रंथालय तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं। संग्रहालय भी हम जानते हैं कि यहाँ पर विशिष्ट वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन ऐतिहासिक उन वस्तुओं का क्या, जो ग्रंथालय में नहीं रखी जाती, यानी पुस्तकें नहीं है इसलिए वह ग्रंथालय में नहीं रखी जाएंगी, वह सबको दिखाने की चीज नहीं है इसलिए वह ग्रंथालय में नहीं रखी जाएगी। फिर वह संग्रहालय में भी नहीं रखी जाएगी क्योंकि वह प्रदर्शनीय योग्य नहीं है। वह कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ तथ्य होते हैं जो गुप्त रखनी भी आवश्यक होती हैं। तो इस तरह की चीजों को अभिलेखागार में रखा जाता है ताकि उनके द्वारा वैज्ञानिक जानकारी हासिल की जा सके और उन्हें लोगों तक पहुंचाया जा सके। शोध कार्यों में, इन पत्र पत्रिकाओं में उन्हें प्रकाशित किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जिन दस्तावेजों और प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित नहीं किया जाता है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि जिन दस्तावेजों और प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित नहीं किया जाता लेकिन वह ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, उन्हें हम अभिलेखागार में संरक्षित रखते हैं। इन दस्तावेजों और प्राचीन वस्तुओं को अनुसंधानकर्ताओं और शोधकर्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है।
ग्रंथालय इन ग्रंथों का संरक्षण और प्रबंधन का कार्य करती है। यानी जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उन्हें संभालना और उनको सुव्यवस्थित ढंग से रखना ताकि लोगों तक वह पहुंच सके, यह कार्य ग्रंथालय करते हैं। अब हम देखेंगे इतिहास के साधन और उनका संरक्षण। तो इतिहास का साधन क्या है और उनका किस तरह से संरक्षण किया जाए, यह हम समझेंगे। इतिहास के साधन प्राप्त करना, उनका अंकन लेखन कर उनकी सूची बनाना, पांडुलिपियों, प्राचीन ग्रंथों, पुरातन वस्तुओं जैसे भौतिक साधनों की साफ सफाई करना और उन्हें प्रदर्शित करना जैसी बातें बहुत सावधानी और ध्यान पूर्वक करनी पड़ती हैं। उन कार्यों के लिए विभिन्न विषयों की कृतियों का प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही ये कार्य किए जा सकते हैं। अर्थात इतिहास के साधन को प्राप्त करने के लिए क्या कार्य किए जाते हैं वह समझेंगे। पहला है इतिहास के साधनों को पहले तो प्राप्त किया जाए, फिर जो साधन प्राप्त हुए हैं उनको अंकन करके अर्थात उनको लेखन करके व्यवस्थित तरीके से उसकी सूची तैयार की जाए। और तीसरा उसी में है कि पांडुलिपि अर्थात जो हाथ से लिखी जाती है मूल ग्रंथ की मूल कॉपी, जैसे आज किताबें हम पढ़ते हैं तो इन किताबों को यानी जो पाठ हम पढ़ते हैं, किसी जैसे हिंदी का कोई एक कहानी पढ़ रहे हो तो उस कहानी को लेखक ने या लेखिका ने जो हाथ से लिखा होता है आरंभिक रूप में, बाद में वह किसी पुस्तक रूप में छपता है, तो हाथ से लिखी हुई जो कृति है वह पांडुलिपि कहलाती है। तो उन पांडुलिपियों का, क्योंकि इतिहास की चीजें हैं और पहले मुद्रण कला अर्थात ये छपाई कार्य नहीं होता था, जिसके कारण हाथ से ही लिखे हुए ये ग्रंथ प्राप्त हैं या वह जानकारियां प्राप्त हैं। तो इस तरह से पांडुलिपियों और प्राचीन ग्रंथों को संरक्षित करना, पूरा वस्तुओं के स्वरूप वाले जो भौतिक साधन हैं उन्हें स्वच्छ रखना, साफ सफाई करके उन्हें प्रदर्शित करने योग्य बनाना और इन सभी कृतियों को करने के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त करना। अब इन महत्वपूर्ण मुद्दों के बाद हम इतिहास के जो विभिन्न साधन हैं, मौखिक साधन, लिखित साधन और भौतिक साधन, इनके बारे में देखेंगे और इनसे जो कृतियां, इनके संदर्भ में जो कृतियां की जाती हैं और उसके लिए जो प्रशिक्षण लिए जाते हैं उनकी जानकारी हम हासिल करेंगे। तो पहला है मौखिक साधन, जिसमें बताया गया है कि लोक परंपरा के गीतों, कहानियों आदि का संकलन करना अर्थात उन्हें एकत्रित करना और फिर इन एकत्रित साहित्य सामग्री को वर्गीकरण, इन सामग्रियों का वर्गीकरण करना और इनका विश्लेषण करना और अन्वयार्थ स्थापित करना। विश्लेषण करना अर्थात इन्हें स्पष्ट करना और अन्वयार्थ का अर्थ है कि इनमें संबंध स्थापित करना। कहने का अभिप्राय यह है कि जो साहित्य सामग्री ऐतिहासिक हमें प्राप्त हुई है उनका वर्गीकरण करना, उनका विश्लेषण करना अर्थात उन्हें स्पष्ट करना और एक दूसरे के साथ उनका आपस में किस तरह से संबंध हो सकता है यह समझना। और तीसरा है अनुसंधानित मौखिक साहित्य का प्रकाशन करना, अर्थात जो मौखिक साहित्य प्राप्त हुए हैं, जो शोध कार्य के द्वारा, अनुसंधान का अर्थ है शोध कार्य, तो विभिन्न शोध कार्यों के द्वारा जो भी मौखिक साहित्य हमें प्राप्त हुई हैं उनका प्रकाशन करना ताकि वह लिखित रूप में संरक्षित रखा जा सके। और इसके लिए जिन प्रशिक्षण की आवश्यकता है वह है समाज विज्ञान, सामाजिक मानव विज्ञान, मिथक और भाषा विज्ञान, ग्रंथालय प्रबंधन, इतिहास और इतिहास अनुसंधान पद्धति और छठा है अनुसंधान पर लेखन। इन प्रशिक्षणों को प्राप्त करने के पश्चात ये कृतियां की जा सकती हैं। अब हम देखेंगे दूसरा साधन लिखित साधन। लिखित साधन में जो कृतियां हम कर सकते हैं वह है ताम्रपट, कार्यालयीन दफ्तर अथवा दस्तावेज,
निजी पत्र और दैनंदिनी डायरी। ताम्रपट अर्थात तांबे के पत्ते तो वैसे आप लोग हरे हरे पत्ते ही दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन ये धातु के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। यह ताम्रपट जो है वो तांबे का होता है, तो ये धातु जो तांबा है उसका छोटा छोटा टुकड़ा होता है, उस पे लिखित होता है कुछ, इसलिए हम इसे धातु न कहकर ताम्रपट कहते हैं। फिर कार्यालयीन दस्तावेज, जो दफ्तर से संबंधित कागज पत्र होते हैं वह, और निजी पत्र यानी व्यक्तिगत जो पत्र होते हैं वह। ऐतिहासिक ग्रंथ, पांडुलिपियां, मैंने बताया आप लोगों को कि हाथों से लिखी हुई जो मूल प्रति होती है, मूल कॉपी होती है वह। चित्र, फोटो, प्राचीन ग्रंथ आदि अभिलेख और दस्तावेजों का संग्रहण एवं संपादन करना, अर्थात संग्रहण करना अर्थात उन्हें एकत्रित करना, उनका संग्रह करना और फिर उन्हें लोगों तक व्यवस्थित रूप से पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वह संपादन करना कहलाती है। तो इन विभिन्न वस्तुओं को, विभिन्न चीज़ों को संभालना, सहेजना, इकट्ठा करना और उन्हें लोगों तक व्यवस्थित तरीके से पहुंचाने का कार्य करना। अगला है दस्तावेजों का संरक्षण करने हेतु आवश्यक साफ सफाई करना और अन्य रासायनिक प्रक्रियाएं करना, क्योंकि जैसे कि पांडुलिपियां हैं, जैसे हम जानते ही हैं कि कागज को भी दीमक चाट जाते हैं, जिसके वजह से वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाया करते हैं। तो यदि हम उसमें विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएं करके रखें और कीड़ों से हम बचा कर रखें तो वह कई करोड़ों वर्षों तक भी सहेजी और संभाली जा सकती है। तो यह तो कागज की बात हो गई। इसी तरह के अन्य जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, उन ऐतिहासिक वस्तुओं को, अवशेषों को, दस्तावेज अर्थात कागज पत्रों को संरक्षित करने के लिए जो भी साफ सफाई है, उन्हें स्वच्छ रखना और अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं को करके उन्हें संभालने का प्रयास करना, दस्तावेजों का ऐतिहासिक मूल्यांकन करना और विशिष्ट दस्तावेजों को प्रदर्शित करना, संपादित साहित्य और अनुसंधान के निष्कर्ष प्रकाशित करना, अर्थात जो साहित्य हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और अनुसंधान जो हो रहे हैं उनका जो निष्कर्ष निकल रहा है उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रकाशित करना। तो इसके लिए हमें प्रशिक्षण चाहिए कि ब्राह्मी, घसीटा, फारसी जैसी लिपियों और उनके विकास क्रम का ज्ञान। क्यों ब्राह्मी, घसीटा और फारसी लिपियों का ही ज्ञान क्यों? जैसे आज हम जानते हैं कि हिंदी यह देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी यह रोमन लिपि है। इस तरह से हम जानते हैं कि चीनी भाषा है और अन्य कई भाषाएं हैं जिनकी कई लिपियां हैं। तो आज के भाषाओं को समझने के लिए हम आज की लिपियों को जानते हैं। ठीक इसी तरह से आरंभिक जो भाषाएं थी, अर्थात जो ऐतिहासिक भाषाएं थी, उनकी लिपियां थी ब्राह्मी, घसीटा अर्थात सराफा और फारसी अर्थात पर्शियन। तो इन लिपियों को जब हम जानेंगे, समझेंगे उनके विकास क्रम को, तभी हम कुछ सांस्कृतिक ज्ञान भी, यानी प्राचीनतम ऐतिहासिक सांस्कृतिक ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमें उनके विकास क्रम का ज्ञान होना आवश्यक है। अगला है इतिहासकालीन समाज संरचना और परंपराएं, साहित्य और संस्कृति, राजसत्ताएं, शासन व्यवस्था आदि का प्राथमिक ज्ञान। यह आप समझ चुके हो। तीसरा है विविध चित्र शैलियों, शिल्पकला की शैलियों और उनके विकास क्रम का ज्ञान। यह जरूरी है क्योंकि कई भाषाएं जो हैं, हम जानते हैं कि जैसे हम देखें एलोरा और अजंता की गुफाओं में, तो वहाँ पर चित्र शैली और शिल्प शैली में ही बहुत कुछ लेखन कार्य है। तो आरंभिक हड़प्पाकालीन संस्कृति के बारे में भी हम जानते हैं कि विभिन्न शिल्पकलाएं हैं, विभिन्न चित्र शैलियां हैं, चित्रों के माध्यम से लेखन कार्य हुआ करता था। तो जब हम विविध चित्र शैलियों को, शिल्पकलाओं को और उनकी शैलियों को समझेंगे और उनके क्रमिक विकास को समझेंगे, उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी हम लिखित साधनों को भी, इतिहास से प्राप्त लिखित साधनों को भी समझ सकेंगे। इसी तरह से कागजों के विभिन्न प्रकार, स्याही और रंगों का भी ज्ञान हमें ग्रहण करना जरूरी है।
हमें यह जानना जरूरी है कि किस काल में किस तरह के कागजों का प्रयोग होता था, किस तरह के स्याही का इस्तेमाल होता था और किस तरह से विभिन्न रंगों का निर्माण होता था और उसका प्रयोग होता था। जब हम यह बात इस चीज का प्रशिक्षण लेंगे तब भी हम ऐतिहासिक वस्तुओं को और उससे संबंधित तथ्यों को समझ पाने में हमें सहायता मिलेगी। अगला है संग्रहालय की दीर्घाओं में प्रदर्शनी का प्रबंधन करना और सूचना एवं प्रौद्योगिकी। दीर्घाओं अर्थात गैलरियों में, तो संग्रहालय की जो गैलरी होती हैं वहां पर हमें प्रदर्शनी का प्रबंधन करना चाहिए, विविध प्रदर्शनी आयोजित करनी चाहिए और उससे संबंधित सूचना और प्रौद्योगिकी का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। और 7वां है अनुसंधान पर लेखन, अर्थात समय समय पर जो शोध कार्य होते रहे हैं उससे संबंधित हमें लेखन कार्य का भी प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है और इसी आधार पर ही हम किसी अनुसंधान के निष्कर्ष को समझ पाएंगे और उसे प्रकाशित कर पाएंगे। अगला है मुख्य मुद्दा, वह है कुछ विख्यात संग्रहालय। तो यहाँ हम विश्व के विख्यात संग्रहालयों के, प्रसिद्ध संग्रहालयों के बारे में समझेंगे। मध्य युग में यूरोप के राजघरानों के लोग और संपन्न व्यक्ति कला वस्तुओं का संग्रह करते थे। इन कला वस्तुओं के प्रबंधन की आवश्यकता अनुभव हुई। इसी आवश्यकता में से संग्रहालय की अवधारणा का उदय हुआ। अर्थात मध्य युग में भी यूरोप के राजघरानों के लोग और संपन्न जो व्यक्ति होते थे वे कला वस्तुओं का संग्रह करते थे, उन्हें एकत्रित करते थे और जब उन्हें इन कला वस्तुओं के व्यवस्थित रखने की और उसे सहेजने की आवश्यकता का अनुभव हुआ कि किस तरह से प्राचीनतम, जैसे हम भी अपने देखो घरों में बाप दादाओं की अर्थात पूर्वजों के द्वारा जो विशिष्ट वस्तुएं होती हैं उन्हें बहुत सहेज कर संभाल कर रखते हैं कि यह आगे तक चलता रहे और लोगों को हम बहुत खुश होकर इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो इस तरह के जो पूर्वजों से प्राप्त वस्तुएं हैं उन्हें व्यवस्थित साज संभाल कर रखना और लोगों के सामने व्यवस्थित प्रस्तुत करना, यह जब आवश्यकता महसूस हुई तभी संग्रहालय की अवधारणा यानी संग्रहालय की आवश्यकता का भी निर्माण हुआ और संग्रहालय की उपयोगिता सबके जानकारी में आई। तो इस कारण से जो विभिन्न संग्रहालयों का निर्माण हुआ है। अब सबसे पहला आता है नंबर फ्रांस के लूव्र संग्रहालय का, जिसकी स्थापना पेरिस नगरी में हुई थी फ्रांस में, और यह स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई थी। फ्रांसीसी राजघराने ने अपनी कला वस्तुएं यहाँ जमा की और नेपोलियन बोनापार्ट ने विदेशों से लाई हुई वस्तुएं भी यहाँ जमा की। प्रसिद्ध इतालवी चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा बनाया गया मोनालिसा का चित्र यहाँ पर है। आज वर्तमान समय में 3,80,000 से अधिक कला वस्तुएं यहाँ हैं। अब हम देखेंगे ब्रिटिश संग्रहालय के संदर्भ में जो इंग्लैंड में स्थापित है। ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना इंग्लैंड में लंदन में 18वीं शताब्दी में हुई थी और सर हेंस स्लोअन नामक प्रकृति वैज्ञानिक के द्वारा 71,000 वस्तुएं यहाँ पर दी गई थी नरेश द्वितीय जॉर्ज को, और उनमें से अनेक चित्र, ग्रंथ, वस्तुओं के नमूने आदि का समावेश था। उपनिवेशों से प्राप्त कला वस्तुओं के कारण भी वस्तुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी और लगभग इस समय 80 लाख वस्तुएं यहाँ पर संग्रहित हैं। इसके बाद है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। यह प्राकृतिक इतिहास का संग्रहालय है और इसका आरंभ 1846 ईस्वी में अमेरिका के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन संस्थान के प्रबंधन में हुआ। यहाँ वनस्पतियों, प्राणियों के अवशेषों और जीवाश्म खनिजों, पत्थरों, मानव प्रजातियों के जीवाश्मों और पुरातन वस्तुओं के 12 करोड़ से अधिक नमूने
संग्रहित हैं। यह चित्र आप लोग देख रहे हो जो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का है। अब हम भारत के संग्रहालयों के बारे में देखेंगे। भारत के जो प्रसिद्ध संग्रहालय हैं वह है कोलकाता का इंडियन म्यूजियम, दिल्ली का नेशनल म्यूजियम, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, हैदराबाद का सालार जंग म्यूजियम और अहमदाबाद का द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्थान के द्वारा 1814 ईस्वी में कोलकाता में भारतीय संग्रहालय नामक पहला संग्रहालय स्थापित किया गया था। तत्पश्चात चेन्नई में गवर्नमेंट म्यूजियम भारत का दूसरा संग्रहालय सन 1851 ईस्वी में स्थापित किया गया। 1949 ईस्वी में दिल्ली में राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय नामक संस्थान की स्थापना की गई। अब हम संग्रहालय विज्ञान से संबंधित स्नातक पदवी का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाले जो विविध संस्थान और विश्वविद्यालय हैं उनका नाम देख लेते हैं। पहला है दिल्ली का राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय, दूसरा है वडोदरा का महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय, तीसरा है कोलकाता का कोलकाता विश्वविद्यालय, चौथा है वाराणसी का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पांचवा है अलीगढ़ का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और छठा है ग्वालियर का जीवाजी विश्वविद्यालय।